गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकन्सिडर कर रही है कंसेप्ट ऑफ सेफ हार्बर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही है ऑनलाइन, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, एआई जनरेटेड डीप फेक्स हैं। तो सेफ हार्बर होता क्या है? एक ऐसा लीगल कंसेप्ट है जो ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसी थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए। तो जैसे यूएस में सेक्शन 230 है कम्युनिकेशंस एक्ट का, इंडिया में सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का। तो इसमें होता क्या है कि समझ लो जो इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या एक्स जिसको आप कहते हो, तो एक्स जो है अगर उस पर कुछ पोस्ट किया जाता है किसी नॉर्मल यूज़र द्वारा, तब तक जो है एक्स की उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती जब तक उसको गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में बता या उस पर्टिकुलर इलीगल कंटेंट के बारे में नहीं बता देती। अगर गवर्नमेंट ने उसे बताया या किसी भी लीगल अथॉरिटी ने कोर्ट ऑर्डर ने बताया एक्स को कि जो ये कंटेंट आप पर पोस्ट किया गया है ये जो है इलीगल है, तब जो है उसे हटाना पड़ेगा एक्स को या फेसबुक को। और अगर वो उसे नहीं हटाती हैं तो ये माना जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को, चाहे जो इलीगल कंटेंट है, वो उसे एंडोर्स करती है। जब तक वो उसे पता नहीं है कि जो कंटेंट उस पर पोस्ट हुआ है, तब तक उसके जो है वो सेफ हार्बर प्रोविज़न है, मतलब उसको तब तक उस पर जो लीगल कार्रवाई है वो एक्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो कंटेंट वो पोस्ट किया गया है वो किसी और यूज़र या थर्ड पार्टी कंटेंट द्वारा पोस्ट किया गया है। तो इंडिया में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं कि मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, पीरियोडिकली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि कंप्लेंट जो हमने आपको बताई उस पर आपने क्या एक्शन लिया। ये सब मैंडेटरी हैं अगर आपको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन चाहिए, फेसबुक को, एक्स को, इन सब को। तो लेकिन डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आईटी रूल्स के, उन्हें चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में, और एलिगेशंस हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इसमें इवन एक्स के अगेंस्ट भी कुछ जो है वो एक्शन लिया गया है कि वो इंडियन लॉज को फ्लाउट करते हैं, डिले कर देते हैं टेक डाउन करने में, या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसलिए जो है कुछ एलिगेशंस या जो लिटिगेशंस भी चल रही हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में एक्स के अगेंस्ट। तो आजकल जो है एआई जनरेटेड डीप फेक्स, साइबर फ्रॉड्स, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। इसी के लिए जो है ये लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए गए हैं। तो यूएस में भी जो है इस पर डिबेट चल रही है, चाहे वो जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, सभी ने सेक्शन 230 जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो प्लान कर रही है कि डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाए। अभी तक उसके फोर्स प्रोविजंस नहीं सामने आए हैं कि क्या उसमें सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस को जो है रिवाइज़ किया जाएगा। तो लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन और प्लेटफॉर्म की अनअकाउंटेबिलिटी के को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ मिलिट्री रिस्पॉन्स एंड इंटरनेशनल लॉ। टॉपिक ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान ने सभी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को सीज़ कर दिया है। तो पहलगाम मैसेकर के बाद आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और ये एक मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रिस्पांस था पहलगाम मैसेकर का। तो इस इंसिडेंट से क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इंडिया ने किस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया। तो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो यूएन चार्टर का है वो प्रोहिबिट करता है कि आप किसी के भी अगेंस्ट फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 51 ये भी कहता है कि आपका राइट है सेल्फ डिफेंस का अगर आपके ऊपर आर्म्ड अटैक होता है। तो यूएन चार्टर क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि एक आर्म्ड अटैक क्या चीज़ है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने ओपनली तो नहीं इन्वोक किया आर्टिकल 51, लेकिन इंडिया ने 13 आउट ऑफ 15 मेंबर्स जो हैं यूएनएससी के, उन्हें अपने एक्शंस के बारे में बता दिया। यूएन चार्टर ट्रेडिशनली गवर्न करता है स्टेट के कंडक्ट को, और सिंस 9/11 अटैक्स बहुत सी कंट्रीज़ जो यूएस द्वारा लेड हैं उन्होंने आर्टिकल 51 को एक्सटेंड किया है मिलिट्री एक्शन पर भी, और अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि फॉरेन टेरिटरीज से ऑपरेट कर रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने एट्रीब्यूट किया पहलगाम मैसेकर को भी डायरेक्टली टू पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट, और
अब अगर हम देखें अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन, अब इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स अपने नॉन स्टेट एक्टर्स जो किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर वो स्टेट जैसे पाकिस्तान जो है वो विलिंग ही नहीं है या फिर वो उतनी केपेबल ही नहीं है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो जो इसका विक्टिम है वो उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो ऐसे एक्टर्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को न्यूट्रलाइज करे। जैसे यूएस ने सेम इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करते हुए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था। अब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने एम्फेसाइज किया कि पाकिस्तान ने कोई डिमॉन्स्ट्रेबल स्टेप नहीं लिया अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हमें भी जो है यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। और इंडिया ने नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों जो हैं वो डॉक्ट्रिन्स को भी फॉलो किया। मतलब इंडिया ने अपनी स्ट्राइक्स को नेसेसरी बताया ताकि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बच सकें। प्रोपोर्शनैलिटी भी बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स को और सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए हैं आईएमएफ को कि फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इंडिया ने जो है वोटिंग से भी अब्सटेन किया है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंडर जो फंडिंग दी गई है। अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी तो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उन कंट्रीज़ को जहाँ पर सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ताकि वो मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकें और उनको लॉन्गर प्रोग्राम एंगेजमेंट होती है, लॉन्गर रीपेमेंट मेथड दिया जाता है उन्हें। तो सभी मेंबर कंट्रीज़ जिनके पास एक्चुअल या कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनकी, उन्हें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कंट्रीज़ को कमिट करना होता है कि वो कुछ अपनी कंट्री में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे और डिसबर्समेंट्स भी जो है वो उसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है। डिसबर्समेंट शुरू हो सकती है इमीडिएटली आफ्टर आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है अप्रूवल दे देता है। जब फंड्स जो है वो एक ही बारी में नहीं रिलीज़ किए जाते, फेजेस में जो है रिलीज़ किए जाते हैं। ऐसे ही एक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है जो अफोर्डेबल लॉन्ग फाइनेंसिंग देती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देती है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, जो उनकी मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्क को एड्रेस किया जा सके, पॉलिसी स्पेस एनहेंस हो सके, फाइनेंशियल बफर्स बिल्ड हो सके उन कंट्रीज़ में। तो जो भी एलिजिबल कंट्रीज़ होती हैं आईएमएफ के पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के, उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है फंडिंग की। स्मॉल स्टेट्स को मिलती है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को मिलती है, कुछ पर्टिकुलर ऑफकोर्स ग्रॉस नेशनल इनकम के क्राइटेरिया भी हैं। तो हर डिसबर्समेंट जो है वो एक स्पेसिफिक रिफॉर्म मेजर से ज़रूर टाइड रहती है, और ये मेजर जो है क्लोजली रिलेटेड पॉलिसी एक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी रिफॉर्म है वो करना पड़ता है ताकि डिसबर्समेंट ट्रिगर हो सके। तो इंडिया ने अब्सटेन किया आईएमएफ के लोन पैकेज पर। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इंडिया नो वोट कर सकता था, नो, ये पॉसिबल नहीं है। मेंबर्स सिर्फ फेवर में वोट कर सकते हैं या फिर वो वोट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आईएमएफ का जो बोर्ड है वो सिर्फ जो है कंसेंसस पर चलता है, तो वहाँ पर अगेंस्ट में वोट अलाउड नहीं होती है। तो पाकिस्तान जो है वो फ्रीक्वेंट आईएमएफ का बोरोवर रहा है। कॉन्टीन्यूड बेल आउट्स जो है उसकी वजह से सस्टेनेबल डेट हो गया है पाकिस्तान में। इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स में आज जो है अपना पूरा इंटरफेरेंस करती है। इंडिया ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया कि एक ऐसी कंट्री को फंड किया जा रहा है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बलूचिस्तान। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि उन्होंने कई स्ट्रेटजिक आर्मी पोस्ट जो हैं अक्रॉस बलूचिस्तान वो कैप्चर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रोविंशियल कैपिटल क्वेटा। बलूचिस्तान जो है वो मोस्टली वेस्टर्न पाकिस्तान में लाया करता है, पर साउथ ईस्टर्न ईरान में भी एक्सटेंड होता है। बलूचिस्तान जो है वो बाउंडेड है ऑन द नॉर्थ बाय अफगानिस्तान, ऑन द साउथ बाय अरेबियन सी। कंट्री का लार्जेस्ट बट लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। कैपिटल इसकी क्वेटा है, और बलूच और पश्तून पीपल जो हैं वो यहाँ पर सबसे मेजर और मोर डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स कंस्टिट्यूट करते हैं। थर्ड मेजर ग्रुप सिंधीज़ का है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं और लैंग्वेजेस बोलते हैं जो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती हैं, जैसे बलोची, ब्राहुई, पश्तो, सिंधी।
एक टाइम पर ग्रीक्स इसको रूल करते थे जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको कॉन्कर किया। उसके बाद अरब्स ने इस पर रूल किया। ब्रिटिश ने बाद में इसको एनेक्स कर लिया, इंडिया में ऐड कर दिया 19th सेंचुरी में। ब्रिटिश रूल जब एंड हुआ तो कॉलोनी को जब डिवीजन शुरू हुआ तो मच ऑफ द बलूचिस्तान जो है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बन गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली डेवलप किया है एक वे कि वो कैसे ब्रेन सेल्स को मैप करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लिकॉन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो लिकॉन टेक्नोलॉजी एक न्यू मेथड है ब्रेन के कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स को मैप करने का। लिकॉन कंबाइन करता है कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, और ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है जो बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जाती है और वो केपेबल है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए ब्रेन टिश्यूज़ को विद ऑल सिनेप्टिक कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स। लिकॉन अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन वो देख सके जो कि स्मॉलर हैं दैन व्हाट नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप्स कैन डिटेक्ट। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने रिसेंटली नोटिफाई किया एक्सपेंशन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था ये स्कीम को 2022 में प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट गारंटीज उन लोन्स को जो कि एक्सटेंड किए जाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, मेंबर इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो एलिजिबल बोरोअर्स को फाइनेंस कर सकें। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्कीम की। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असिस्टेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेंचर डेट होते हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं, सबऑर्डिनेटेड डेट होते हैं, डिबेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट, या फिर अदर फंड बेस्ड एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़। जो क्रेडिट गारंटी कवर है अंडर द स्कीम वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, अम्ब्रेला बेस्ड होता है। जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क है वो एनहेंस करता है गारंटी कवरेज को, और मैक्सिमम लिमिट इसमें 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है पर एलिजिबल बोरोअर। जो लोन्स 10 करोड़ तक के हैं उसमें गारंटी जो है वो 85% होती है अमाउंट की, और लोन्स जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा हैं उसमें कवरेज जो है वो 75% तक के डेट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उन्होंने अनाउंस किया है ऑफिशियल थीम नेशनल टेक्नोलॉजी डे का, यंत्र। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या है? हर साल 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे ऑपरेशन शक्ति के अंडर। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी हंसा 3 एयरक्राफ्ट की बेंगलुरु में। सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुई थी त्रिशूल मिसाइल की, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है डेवलप्ड बाय DRDO। इस दिन को प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जो है उन्होंने 1998 में डिक्लेयर किया था एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। तो यंत्र बेसिकली इंडिया के एंशिएंट साइंटिफिक और कल्चरल ट्रेडिशंस को से लिया गया है। सिर्फ मैकेनिकल टूल्स ही नहीं बल्कि सिंबॉलिक पावर भी है हमारी सिस्टम थिंकिंग की, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को ये एक तरह से दिखा रहा है कि इंडिया कैसे ट्रांजिशन हो रहा है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोंगार ड्रोन्स। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पाकिस्तान ने अटैम्प्ट किया एक मास ड्रोन इनकर्जन 36 लोकेशंस में, लेह से लेकर सर क्रीक तक। तो ये सोंगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया इसमें, जो कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, टर्की द्वारा बनाए गए। पहली बार अप्रैल 2019 में लॉन्च किए गए थे। ड्रोन्स जो है वो टर्किश आर्म्ड फोर्सेस में भी जो है वो ऑफिशियली इंडक्टेड हैं। टेक ऑफ वेट इसका मैक्सिमम 45 kgs है। ऑपरेशनल रेंज इसकी सिर्फ 10 किलोमीटर की है। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 3000 मीटर का है अबव मीन सी लेवल एंड 300 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। GPS और ग्लोनास बेस्ड नेविगेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is safe harbor protection for social media intermediaries. This topic is important for your governance section. So Government of India is reconsidering the concept of safe harbor for social media platforms because of growing concerns regarding fake news online, cyber fraud and AI generated deep fakes.
So safe harbor is a legal concept which protects online intermediaries from criminal liability for third-party content. In the US, it is covered under Section 230 of the Communications Act. In India, it is covered under the Section 79 of the IT Act. So, if the intermediaries receive actual knowledge of any illegal content which is posted by a third-party user, then they must act swiftly to remove it. Else, it would be considered that this particular content has been endorsed by, or it has been in fact posted by that particular social media intermediary, and thus therefore they will lose the protection under Article 79. Section 79. Apart from that, the IT rules also say that platforms must appoint a nodal officer, a grievance officer, and they must also periodically submit reports of complaints they receive on content. And these are mandatory to retain safe harbor protections. Different parts of the IT rules have been challenged in the courts in the last few years. So, IT Amendment Rules 2023 also empower the Press Information Bureau's fact check unit. So, what are the concerns of the government and what are the motivations? Allegations are there that platforms are flouting Indian laws, they're delaying takedowns, they're ignoring government orders without prior user notice, which also includes ongoing litigation involving Twitter in the or X in the Karnataka High Court. So, in the context of AI-generated deepfakes, cyber frauds, etc., there is a need for amending the safe harbor concept. Even in the global context, we are seeing that even in the US, the President Joe Biden and Donald Trump both criticized this Section 230. And even in India, we're planning to introduce a Digital India Act so as to revise the safe harbor protections. So, of course, there should be a balance between freedom of expression and national security in the face of rising online misinformation and platform unaccountability. So the next topic is India's military response and international law. This topic is important for international relations. So India and Pakistan on 10th May have agreed to halt all firing and military action after several days of heightened tensions between the two nuclear-armed neighbors. So in response to the Pahalgam massacre, we saw how India conducted Operation Sindoor. While India described its actions as measured and non-escalatory, this incident has raised several questions about the legality of India's actions under international law and the evolving global doctrines which govern state responses to cross-border terrorism. So, Article 2, Clause 4 of the UN Charter prohibits the use of force against any state's territorial integrity or political independence. However, Article 51 creates an exception and it also allows states to exercise the right to self-defense following an armed attack. Though the UN Charter does not clearly define what constitutes an armed attack, but ICJ has, in a case, interpreted it as the most grave form of the use of force. India's Foreign Secretary did not explicitly invoke Article 51. India informed 13 out of 15 members of the UN Security Council about its actions. UN Charter traditionally governs state conduct, and however, since the 9/11 attacks, US have argued that Article 51 also extends to military action against non-state actors which are operating from foreign territories. So in this particular context, India attributed the Pahalgam massacre directly to the Pakistani trained terrorists. So there are other evolving doctrines as well, like the unwilling or unable doctrine, in which the states are allowed to use force against those non-state actors which are operating from another state's territory if that state cannot or will not neutralize the threat. So like we saw how US invoked this doctrine during the 2000 operation to kill Osama bin Laden in Pakistan and even airstrikes against ISIS in Syria. So during his briefing, India's Foreign Secretary also emphasized that Pakistan had taken no demonstrable step against the terror infrastructure following the Pahalgam attack. So, making this doctrine necessary to justify India's actions.
We also followed the standards of necessity and proportionality, and we justified our actions as necessary to prevent further terrorist attacks. And also, we targeted only the terrorist infrastructure, avoiding Pakistani military assets and civilian areas. So that's why we also followed the proportionality. So the next topic is IMF loan to Pakistan. This topic is important for your economy section. India has raised concerns at the IMF over the effectiveness of financial support to Pakistan. India abstained from voting at IMF's decision to disburse $1 billion under $7 billion extended fund facility and an additional $1.3 billion under the Resilience and Sustainability Facility. So, what is EEF or Extended Fund Facility? It is the financial assistance to countries which face serious medium term balance of payments problems. It helps countries implement medium term structural reforms and offers longer program engagement and a long repayment period. So it is available to all IMF members who are facing actual or potential external financing needs. Countries must commit to structural reforms and policies. Disbursement depends upon meeting the quantitative performance criteria and structural benchmarks assessed holistically. So disbursement can begin immediately after IMF's executive board approval. Funds are not disbursed in full at once, and they are released in phases. So, what is the resilience and sustainability facility? It provides affordable, longer-term financing to low-income and middle-income countries. It also aims to strengthen macroeconomic resilience and sustainability by supporting reforms which address balance of payments risks from climate change and pandemic preparedness. It also enhances policy space and build financial buffers. It is available to not just low middle income countries but also to those who are eligible under the IMF's Poverty Reduction and Growth Trusts. The small and middle income countries who have a particular level of national income. Each disbursement is tied to a specific reform measure. India abstained from voting on the IMF loan package. Abstaining allowed India to register its strong dissent. Of course, you must be wondering why India did not vote against this particular um, uh, decision. Because IMF's executive board works on the consensus format, so therefore no negative vote is allowed. India said that Pakistan has been a frequent IMF borrower, and continued bailouts have been arming the Pakistani's military, which is having a big say in the economic affairs of the state. India has also strongly objected to funding a country which has sponsored historically cross-border terrorism. Okay. So the next topic is Balochistan. This topic is important for international relations. So Balochistan Liberation Army has claimed that it has captured several strategic posts across Balochistan, which also include the provincial capital, Quetta. So Balochistan lies mostly in western Pakistan, but it also extends to southeastern Iran. Balochistan is bounded on the north by Afghanistan and on the south by Arabian Sea. It is the country's largest but least populated province. Its capital is Quetta. Baloch and Pashtun people make up the two major and more distinct ethnic groups here. The third major group is the Sindhis group. Most of the people practice Islam, and most the languages of the Iranian branch of the Indo-Iranian language family are spoken here. That like Balochi, Brahui, Pashto, and Sindhi. It was ruled by the Greeks after the Alexander the Great's uh, conquering over this territory. Then the Arabs held most of the region. The British annexed most of Balochistan land to India in the late 19th century. When British rule ended in India in 1947, the colony was divided. Much of the Balochistan became part of Pakistan then.
So the next topic is Licon technology. This topic is important for your science and tech section. Scientists have developed a new way to map how brain cells are connected using light microscopes in a technique called Licon. Licon is a new method to map the brain's complex neural networks. It combines conventional light microscopy technology with the properties of hydrogel. So it is the first technology beyond electron microscopy, which is capable of reconstructing brain tissue with all the synaptic connections between neurons. It allows researchers to see structures in the brain which are smaller than what normal light microscopes can detect. So the next topic is credit guarantee scheme for startups. This topic is important for your economy section. So Center has recently notified an expansion of the credit guarantee scheme for startups. Uh, the government of India established this scheme in 2022 for providing credit guarantees to loans extended by commercial banks, NBFCs, SEBI registered alternative investment funds. So these protections are given against loans extended by member institutions to finance eligible borrowers. So the National Credit Guarantee Trustee Company Limited is the implementing agency of this scheme. The instruments of assistance would be in the form of venture debt, working capital, subordinated debt, debentures, uh, fund based as well as non fund based facilities. The credit guarantee cover under the scheme would be transaction based and umbrella based both. The enhanced credit guarantee coverage is given with now the maximum limit from 10 crore to 20 crore per eligible borrower. 10 crore and for loans up to 10 crore, 85% coverage is given. For loans above 10 crore to 20 crore, the coverage will be 75%. So the next topic is National Technology Day 2025. This topic is important for your science and tech section. Technology Development Board has announced the official theme for National Technology Day 2025, Yantra. National Technology Day is observed annually on 11th of May to commemorate the Pokhran 2 nuclear tests under Operation Shakti. First test flight of the indigenously developed Hansa 3 aircraft at Bengaluru. Successful test firing of the Trishul missile. This day was officially declared by the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 1998. This event was organized by a Technology Development Board, which is a statutory body under Department of Science and Technology. The word yantra also draws from India's ancient scientific and cultural traditions, signifying not just mechanical tools but also symbolic power. The term Yugantar means epochal transformation, reflect India's transition from technology adoption to a global technology leadership. The next topic is Songar drones. This topic is important for your security section. Recently, Pakistan has attempted a mass drone incursion at 36 locations from Leh to Sar Creek. Songar drones were used in it. Songar drones are armed unmanned aerial systems developed by Turkey-based defense company Asisguard. It was first launched in April 2019, and these drones were basically officially inducted into the Turkish armed forces. So these drones have a maximum takeoff weight of 45 kgs. Their operational range is approximately 10 kilometers with a maximum altitude of 3000 meters above mean sea level and 300 meters above ground level. They are GPS and GLONASS based navigation guided, okay, and they have autonomous return to base function in even the case of communication loss. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.